काली और गोरी प्रेग्नेंट बहू के लंबे बाल। मोनिका बहू, ओ मोनिका बहू, कहाँ है? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? कुछ चाहिए था क्या? दुर्गा बहू, कब से मोनिका बहू को आवाज लगा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं। मैंने तुम दोनों के लिए देसी घी के लड्डू बनाए थे। कहते हैं देसी घी खाने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। ठीक है माँ जी, लाइए, मैं खुद भी खा लूंगी और मोनिका भाभी को भी दे दूंगी। नहीं बहू, तू रुक, मैं खुद ही जाकर दूंगी उसे ये लड्डू। देखूं तो जरा वो महारानी क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। इस गुलाबी रंग में तो मैं किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। ऊपर से मेरी ये रेशमी लंबी जुल्फे। क्या है कि तेरी लंबी रेशमी जुल्फे? अरे माँ जी, आप यहाँ? कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। अरे गर्भवती है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर अपने कमरे में बैठे बैठे आराम करती रहोगी। तेरे लिए ये देसी घी के लड्डू बनाए थे, इसे खा लियो और खाकर जाकर किचन में बर्तन रखे हुए हैं उसे भी धो लियो। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी हालत में मैं कैसे काम करूँगी? प्रेग्नेंट तो दुर्गा बहू भी है, लेकिन घर के सारे काम काज वो करती है। तेरी तरह नहीं कमरे में बैठे बैठे पूरा दिन मेकअप करे और अपनी जुल्फों को संवारे। क्या करूँ माँ जी, अब मेरी जुल्फे है ही इतनी अच्छी। वो तो दिखता ही है। कहने को तो तुम दोनों के लंबे बाल हैं, लेकिन दुर्गा बहू के बाल देखे हैं, लंबे होने के साथ साथ कितने ज्यादा मुलायम और रेशमी हैं। लंबे बाल होने से कुछ नहीं होता, बाल मुलायम और रेशमी भी होने चाहिए। और लेकिन तेरे बाल तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो कोई सूखा झाड़ हो। कहने को मोनिका घर की बड़ी बहू थी, लेकिन बड़ी बहू होने का मोनिका ने आज तक कुछ भी काम नहीं किए थे। गोरे रंग और लंबे बालों की वजह से ही मोनिका के अंदर घमंड की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी हर कोई दुर्गा को ही पसंद करता था, जिसके चलते मोनिका मन ही मन दुर्गा से हमेशा जलती थी। मोनिका और दुर्गा दोनों ही गर्भवती होती हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी दुर्गा घर को अच्छे से संभालती थी। अरे शांति बहन, तुम यहाँ इतने दिनों बाद? मोनिका, दुर्गा बहू, जरा चाय नाश्ता तो ले आना। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। अरे ऐसे कैसे नहीं, इतने दिनों बाद आई हो, बिना चाय पिए तो नहीं जाने दूंगी। अरे शांति काकी, आप? प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? जी मैं भी ठीक हूँ। वैसे नम्रता मानना पड़ेगा, तेरी बहू के लंबे बालों से तेरी बहू की सारी खूबसूरती बाहर निकल आती है। कहने को रंग रूप में तेरी बहू सांवली है, लेकिन अपने बालों की वजह से खूबसूरत दिखाई देती है। दुर्गा बहू, जरा हमें भी अपने लंबे काले घने बालों का राज बता। अरे काकी, आप दुर्गा से क्या पूछ रही हैं? मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ आपको अपने लंबे काले बालों का राज। ना ना मोनिका बहू, तू तो शहरी शैम्पू लगाती है, जब भी तेरे बाल दिखने में कितने रूखे हैं। लेकिन दुर्गा बहू के बाल देख, लंबे होने के साथ साथ कितने ज्यादा चमकदार है। दुर्गा बहू, तू ही बता कि तू क्या लगाती है बालों में। शांति की बात सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कहने को तो दोनों ही बहुओं के लंबे बाल थे, लेकिन हर कोई सिर्फ दुर्गा के ही लंबे बालों की तारीफ करता था, जिसे देखकर मोनिका मन ही मन दुर्गा के लंबे बालों से जलती थी। ऐसे ही एक दिन, वाह दुर्गा बहू, तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। कसम से इतनी अच्छी पूरी भाजी तो मैंने आज तक नहीं खाई। तेरे होने वाले बच्चे तो बड़ी किस्मत वाले होंगे, जो उन्हें इतना अच्छा खाना बनाने वाली माँ जो मिलेगी। जब देखो दुर्गा दुर्गा दुर्गा, मैं तो किसी को दिखती ही नहीं हूँ। मैंने भी तो ये खीर बनाई है, लेकिन बुआ जी ने मेरी खीर की एक बार भी तारीफ नहीं की। सब इस काली कलूटन की तारीफ करने में ही लगे रहते हैं। सारी फसाद की जड़ इसके ये लंबे काले बाल है।
अब मुझे इसके बालों का ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन अरे दुर्गा, तुम नहाने जा रही हो? जी भाभी, ये लो, मैंने इस बार अपने साथ साथ तुम्हारे बालों के लिए भी ये शैम्पू मंगवाया है। इस शैम्पू को लगाने से तुम्हारे बाल और घने और शाइनी हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, मैं रीठे और शिकाकाई से ही अपने बाल धोती हूँ। मुझे ये केमिकल के शैम्पू सूट नहीं करते। अरे किसने कहा ये केमिकल के शैम्पू है? ये तो हर्बल शैम्पू है जो जड़ी बूटियों से बने हुए हैं। एक बार इस्तेमाल तो करो। ठीक है भाभी, अब इतना कह रही है तो मैं इसे इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। हाँ हाँ बेटा, कर इससे। तेरे बाल तेरे सर से इस तरह से झड़ने लगेंगे जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते पेड़ से झड़ते हैं। मोनिका ने दुर्गा को जो शैम्पू की बोतल दी थी उसमें शैम्पू की बजाय हेयर रिमूवल क्रीम होती है, जिससे दुर्गा जब भी उस शैम्पू से बाल धोती है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। दुर्गा अपने बालों के झड़ने की वजह से काफी परेशान होने लगती है, लेकिन मोनिका यही नहीं रुकती। एक रात जब दुर्गा अपने कमरे में सो रही होती है, आज तो इसके बालों की हजामत में बनाकर ही रहूंगी। इतना कहकर मोनिका कैंची से दुर्गा के बाल थोड़े थोड़े काट देती है। अगले दिन जैसे ही दुर्गा उठती है तो अपने कटे बालों को देखकर चिल्लाती है। दुर्गा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोनिका और नम्रता दुर्गा के कमरे में आती हैं। क्या हुआ दुर्गा बहू, तू चिल्लाई क्यों है? हे राम, तेरे बालों को क्या हुआ? पता नहीं माँ जी, पहले तो मेरे सिर्फ बाल ही झड़ रहे थे, लेकिन आज सुबह उठी तो देखा मेरे बाल कटे हुए हैं। तेरे बालों को काट कौन सकता है? किसी को तेरे बाल काट कर क्या मिलेगा? लगता है माँ जी ये उस चूहे का कमाल है। मैंने आपसे कहा था ना उस दिन कि घर में चूहे हो गए हैं। लगता है उन्होंने ही दुर्गा के बालों को कतरा है। दुर्गा बहू तू रो मत, बाल ही तो थे, वापस आ जाएंगे। चल चुप हो जा। एक तरफ नम्रता जहां दुर्गा को चुप करवाती है, वहीं ये सब देखकर मोनिका मन ही मन खुश होती है। अपने बालों के इतने खराब होने के कारण से दुर्गा अब हमेशा अपने बालों को कपड़ों से बांध कर रखती है, जिससे हर कोई उसे देखकर हंसता रहता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मोनिका को अभी तक चैन नहीं था। जब दुर्गा मैडम इस हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखाएगी तो उसे ऐसा झटका लगेगा जिसे खाकर वो जिंदगी भर के लिए गंजी हो जाएगी। मेरी वजह से, तेरी वजह से मुझे न जाने किन किन लोगों से क्या क्या सुनना पड़ा है, लेकिन अब और नहीं। बदला लेने की आग में मोनिका इतना ज्यादा खो गई थी कि वो ये भी भूल जाती है कि दुर्गा प्रेग्नेंट है। मोनिका दुर्गा की हेयर ड्रायर की वायर कैंची से छील देती है, लेकिन शायद ये कुदरत का ही करिश्मा था कि दुर्गा ने उस दिन हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ही नहीं किया था। अब हर्बल शैम्पू से तो मेरे बाल पहले से काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो अब इसे जल्दी से सुखाकर कोई नया हेयर स्टाइल ट्राई करती हूँ। मोनिका जैसे ही उस हेयर ड्रायर को हाथ लगाती है वैसे ही उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। मोनिका के हेयर ड्रायर के वायर को चूहे ने काट दिया था। मोनिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर दुर्गा मोनिका के कमरे में जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? घर में तो कोई भी नहीं है, माँ जी भी मंदिर गई हुई है। दुर्गा इतना बोल ही रही थी कि तभी अचानक से दुर्गा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में भी दुर्गा नहीं मानती और लेबर पेन के दर्द को सहकर अपनी जेठानी को गाड़ी तक ले जाती है, जिसके बाद दुर्गा जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर जल्दी से दुर्गा और मोनिका की डिलीवरी करते हैं। थोड़ी देर बाद परिवार वाले अस्पताल आ जाते हैं और अब मोनिका और दुर्गा दोनों ही होश में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो तो आपको दुर्गा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसी हालत में भी वो आपको समय से अस्पताल लेकर आ गई, वरना बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर की बात सुनकर मोनिका को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। दुर्गा, मुझे माफ कर देना। जलन के कारण मैंने ही तुम्हारे बालों के साथ सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपने जो किया उसका फल आपको मिल गया। दुर्गा मोनिका को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों ही काली गोरी बहुएं खुशी खुशी रहती हैं। ठंड में गरीब बहू का अंडा डोसा। वाह माँ, तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म डोसा खाकर तो मजा ही आ गया। माँ, मुझे एक और डोसा दो ना, मेरे दोस्तों को भी आपके हाथ का डोसा बहुत पसंद है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए भी डोसा बना देती हूँ। पूर्वी अपनी माँ के हाथों का बना डोसा ले जाकर अपनी सहेलियों को खिलाती है। पूर्वी की माँ शोभा डोसा काफी अच्छा बनाती थी, जिसके चलते पूर्वी को उसकी माँ के हाथ का डोसा बहुत पसंद था।
पूर्वी अक्सर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ ही डोसा खाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और अब पूर्वी बड़ी हो जाती है। माँ, कुछ भी कहो, जो स्वाद आपके हाथों में है, ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में किसी के हाथों में नहीं है। अच्छा, लेकिन कब तक मेरे हाथ का ही डोसा खाती रहेगी? अब तू भी डोसा बनाना सीख ले। कल को अपने ससुराल जाएगी तो क्या बनाकर खिलाएगी उन्हें? माँ, आपकी बेटी ने सब कुछ सीख लिया है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वी की बात सुन शोभा हंसती है। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। पूर्वी के माता पिता पूर्वी की शादी एक वैभव नाम के लड़के से तय कर देते हैं। पूर्वी एक गरीब परिवार से होती है, जिसके चलते उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। सुनिए जी, ठंड का मौसम आ रहा है और माँ जी के पास गर्म कपड़े भी नहीं है। ये बात तो मुझे इस महीने में 5वीं बार कह रही हो। मुझे याद है बाबा, मैं ले आऊंगा। अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं माँ के साथ हम सबके लिए भी गर्म कपड़े ले आऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और दिन गुजरने के साथ ठंड का मौसम भी बढ़ता रहता है। लेकिन पूर्वी अभी भी इस आस में होती है कि उसके पति की तनख्वाह आएगी, सबके लिए गर्म कपड़े आएंगे। लेकिन पूर्वी की इस आस को टूटते ज्यादा समय नहीं लगता। पूर्वी भाभी कहाँ पर हो? अरे मोहन भाई साहब, आप यहाँ? पूर्वी भाभी, जल्दी से अस्पताल चलो। आज फैक्ट्री में काम करते हुए कुछ पटाखों में आग लग गई थी। वैभव भैया के हाथ पैर पूरी तरह से जल चुके हैं। मोहन की बात सुन पूर्वी अपने आप को संभाल नहीं पाती और भागी भागी अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक ठीक होंगे? देखिए, उन्हें ठीक होने में अभी कई महीने लग जाएंगे। जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक वो सिर्फ आराम करेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने परिवार में एक ही कमाने वाला हूँ। अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? आपसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं। जिसके बाद पूरा परिवार वैभव को घर लेकर आता है। वैभव की ऐसी हालत की वजह से वैभव कोई काम नहीं कर सकता था, जिसका असर अब उसके परिवार वालों पर दिख रहा था। धीरे धीरे घर का सारा राशन खत्म हो रहा था और भुखमरी जैसे हालात छा रहे थे। ऊपर से कड़ाके की सर्दी की वजह से पूरे परिवार की हालत और खराब थी। माँ जी, सुबह से खांस रही हो, कम से कम मुझे आपकी दवाई तो लाने दीजिए। बहू, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अगर इससे मेरी दवाई आ जाएगी तो वैभव की दवाई कैसे आएगी? उसको भी समय समय पर दवाई चाहिए। मेरी छोड़, मेरी तो उम्र हो चुकी है। माँ जी, आप मान क्यों नहीं रही हैं? मुझे बाहर काम करने दीजिए ना। कम से कम घर में 2 पैसे आएंगे तो आपकी और इनकी दवाई का खर्चा तो निकल ही जाएगा। हमारे यहाँ की बहू बेटियां काम नहीं करती हैं। हमसे तेरी कमाई का एक निवाला भी गले से नहीं उतरेगा। माँ जी, आप घर के हालात देख रही हैं ना, और ये सब तो पुरानी बातें हैं। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे काम करने दीजिए, वरना भगवान न करे कोई परेशानी आ खड़ी हुई तो हम लोग क्या करेंगे? पूर्वी की बात सुन लता अपनी जिद छोड़ देती है, जिसके बाद पूर्वी कई जगहों पर काम ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से पूर्वी को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। ऐसे ही एक दिन पूर्वी काम न मिलने की वजह से निराश होकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में चाउमीन के ठेले वाला दिखाई देता है। चाउमीन ले लो, चाउमीन 20 रुपए प्लेट। चाउमीन ले लो, चाउमीन। अरे ये क्या, इसके चाउमीन के ठेले पर तो काफी भीड़ है, और इसे ही क्यों यहाँ जितने भी खाने पीने के ठेले हैं सब पर इतनी भीड़ है? क्यों ना मैं भी खाने का ठेला ही लगा लूं, लेकिन मैं बेचूंगी क्या? अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं भी अपनी माँ की तरह डोसा बनाकर बेचती हूँ। यहाँ आसपास तो डोसे के ठेले वाला है भी नहीं, इससे तो मेरी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। पूर्वी अपनी इस तरकीब के बारे में अपने ससुराल वालों को बताती है। उनकी सहमति से पूर्वी अपने गांव की सेठ से पैसे उधार मांगकर एक डोसे का ठेला लगा लेती है। डोसा ले लो, डोसा, गर्मा गर्म डोसा, नारियल की चटनी के साथ डोसा ले लो। साहब, डोसा ले लीजिए, सिर्फ 30 रुपए प्लेट है। चलो 1 प्लेट डोसा लगा दो, और हाँ, मसाला ज्यादा चटपटा मत रखना। ठीक है साहब, ये लीजिए साहब आपका गर्मा गर्म डोसा। पूर्वी को डोसा बेचते हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन पूर्वी पूरे दिन में मुश्किल से 100 से 150 रुपए की कमाई कर पाती थी। सोचा था डोसे का ठेला लगाऊंगी तो दिन पर दिन कमाई बढ़ने लगेगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुश्किल से 100 से 150 रुपए ही कमा पाती हूँ। ऐसे में मेरे परिवार का क्या होगा? लगता है अब मुझे कोई और काम करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या?
ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, उबले हुए अंडे ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऑमलेट ले लो। इस अंडे वाले के ठेले पर कितनी कमाई अच्छी हो जाती है ना। ठंड की वजह से इनके ठेले पर अंडे खाने के लिए कितने लोग आते हैं। काश मेरा भी कुछ ऐसा ही काम होता। अरे एक मिनट, क्यों ना मैं अंडा डोसा बनाकर बेचूं? ये तो सुनने में ही काफी नया लग रहा है और ठंड में तो लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। पूर्वी अगले दिन से अपना सादा डोसा छोड़कर अंडा डोसा बनाकर बेचना शुरू करती है। अंडा डोसा ले लो, अंडा 50 रुपए प्लेट, अंडा डोसा गर्मा गर्म। क्या अंडा डोसा? मैंने सिंपल डोसा सुना है, पेपर डोसा सुना है, मसाला डोसा सुना है, लेकिन अंडा डोसा पहली बार सुन रहा हूँ। साहब एक बार खाकर तो देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। ठीक है, फिर लगा दो 1 प्लेट अंडा डोसा। ये लीजिए साहब। अरे वाह, तुम्हारे ये अंडा डोसा तो खाने में काफी बढ़िया है। ऊपर से इसके साथ ये नारियल की चटनी, आहा, मजा आ गया भाई। धन्यवाद साहब। पूरे बाजार में पूर्वी का अंडा डोसा सबसे अलग था, जिसके चलते अब हर कोई पूर्वी के यहाँ अंडा डोसा खाने के लिए आया करता था। आपके यहाँ का अंडा डोसा खाकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। ऐसा अंडा डोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया, कसम से आज मजा आ गया अंडा डोसा खाकर। अरे जरा 1 प्लेट अंडा डोसा लगाना, और हाँ, नारियल की चटनी थोड़ी ज्यादा देना। मुझे भी 1 प्लेट अंडा डोसा देना, थोड़ा चटपटा बनाना। दिन पर दिन बढ़ रही कमाई की वजह से अब पूर्वी के ससुराल के हालात धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबों को इतनी जल्दी कहाँ तरक्की मिलती है। ऐसा ही कुछ पूर्वी के साथ होता है। जब से ये पूर्वी आई है तब से मेरे यहाँ तो कोई जलेबी खाने आता ही नहीं है। ये तो मेरा धंधा चौपट करवा कर ही मानेगी। क्यों ना मैं इस पूर्वी की तरह अंडा डोसा बनाकर बेचूं, फिर तो मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। नथुलाल पूर्वी की तरह अंडा डोसे का ठेला तो लगा लेता है, लेकिन वो अच्छा सामान इस्तेमाल करने की बजाय काफी घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करता है। अंडा डोसा ले लो, गर्मा गर्म अंडा डोसा, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। क्या, सिर्फ 30 रुपए प्लेट? इतनी सस्ती प्लेट? चलो मेरे लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा डोसा लगा दो। अरे मेरे लिए भी 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा डोसा लगा दो भैया। सस्ता होने की वजह से अब सारे कस्टमर नथुलाल से ही अंडा डोसा खाते हैं और बेचारी पूर्वी के ठेले पर कोई नहीं जाता। वहीं अब दिन पर दिन नथुलाल की कमाई बढ़ने लगती है, लेकिन घटिया सामान इस्तेमाल करने की वजह से जो भी कस्टमर अब नथुलाल के यहाँ से अंडा डोसा खाता, उसकी तबीयत बिगड़ने में देरी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन, नथुलाल तू कैसा अंडा डोसा बनाता है? जब से तेरे यहाँ का अंडा डोसा खाया है तब से मेरे बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी है, और मुझे तो कल से उल्टी आना ही बंद नहीं हो रही है। लगता है तूने कुछ गड़बड़ करी है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा। सारे कस्टमर मिलकर नथुलाल का ठेला चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें काफी घटिया क्वालिटी का सामान मिलता है और वो लोग नथुलाल का ठेला बंद करवा देते हैं। जिसके बाद अब पहले की तरह पूर्वी का अंडा डोसा का ठेला चलने लगता है और उसके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं और उसके ससुराल की हालात भी ठीक होने लगते हैं।